Hello students, I am Raman Sethi and we are going to start chapter number 14 of 8th class science, that is chemical effects of electric current। कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल इफेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब किसी सर्किट में से करंट पास करवाते हैं तो उस सर्किट में हीट प्रोड्यूस होती है। और उसका हम एग्जांपल भी पढ़ चुके थे कि जैसे कि इलेक्ट्रिक लैंप जो बल्ब होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ग्लो करता है। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, प्रेस जिसको हम बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक गीज़र हो गए, इलेक्ट्रिकल हीटिंग रोड जो होती है पानी गर्म करने वाली, तो वो सारी चीज़ें क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती है। तो उसके अलावा एक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी थोड़ा सा पढ़ा था 7th क्लास में ही, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था कि जब किसी सर्किट में से करंट पास करवाते हैं तो उस सर्किट के चारों तरफ, उस वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ी थी, और इलेक्ट्रिक बेल का टॉपिक था 7th क्लास में, सोलोनॉइड का टॉपिक था। तो वो सारी चीज़ें क्या थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करती है। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का एक नया फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं कि क्या, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में क्या कुछ लिखा है देखते हैं, पढ़ते हैं। तो योर एल्डर्स माइट हैव क्वेश्चन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स, बट डू यू नो वाई इज़ इट डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। कि आपके फैमिली में बड़े लोगों ने, मम्मी पापा ने या किसी बड़े भाई बहन ने या स्कूल में टीचर्स ने आपको इस बात से सावधानी करने के लिए, बरतने के लिए बोला होगा कि आपको अपने गिले हाथों से या गिले पैरों से का, जब आपकी बॉडी कोई भी गिल्ली हो, पानी लगा हो उसके ऊपर, तो आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस को टच नहीं करोगे। इस चीज़ के लिए आपको रोका जाता है। तो क्या आपको पता है कि गिले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस को टच करना क्यों मना किया जाता है, क्यों वो डेंजरस होता है? बिकॉज वाटर जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से करंट पास हो जाएगा वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हमें मना किया जाता है कि गिले हाथों से हम बिजली के सामान को ना टच करें। We have learnt earlier that materials which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. कि आप पहले ये भी पढ़ चुके हो कि वो मटेरियल जिनके अंदर से करंट को ईजिली पास हो जाता है, या वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को आसानी से पास करने दे देते हैं, उन मटेरियल्स को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। जैसे कि जितनी भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट, वो सारी की सारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। उसके अलावा कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जो अपने अंदर से करंट को ईजिली पास नहीं करने देते, ईजिली पास नहीं होने देते, उनको क्या बोला जाता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन क्लास 6th वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Do you recall the tester helped us in deciding that? तो देखिए, आपने 6th क्लास में एक इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में पढ़ा था कि जो ये चेक करने के लिए काम आता था कि कौन सी चीज़ या कौन सी आइटम जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो वो टेस्टर कैसे बनाते थे आपको ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान है तो ये डायग्राम नीचे दिया हुआ है। तो क्या कर रखा है, एक सेल के साथ दो वायर को कनेक्ट किया, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर जोड़ दी और दूसरी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दी। और एक वायर को, जैसे कि ये ब्लू कलर की वायर को दिखाया हुआ है, कि एक टॉर्च वाला जो बल्ब होता है उस बल्ब के एक एंड के साथ जोड़ दी, और टॉर्च वाले बल्ब के दूसरे एंड पे एक अनदर वायर और जोड़ी जो कि रेड कलर की दिखा रखी है। अब जो बल्ब से रेड कलर की वायर आ रही है उसका एक किनारा तो बल्ब के साथ जुड़ गया और दूसरा किनारा फ्री पड़ा है। इसी तरह से जो सेल से ग्रीन कलर की वायर आ रही है उसका एक किनारा तो सेल के साथ जुड़ गया और दूसरा किनारा फ्री पड़ा है। तो अब हम इस फ्री एंड जो दोनों हैं, ये हमारा बन गया एक इलेक्ट्रिक टेस्टर। और इसके जो फ्री एंड है, ग्रीन वाली वायर का एक एंड और दूसरा रेड वाली वायर का एक एंड, तो ये हमारे पास फ्री छूट गए। अब यहाँ पर हम जो भी चीज़ लगाएंगे, इन दो पॉइंट्स के साथ जो कुछ भी कनेक्ट करेंगे, अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो कनेक्ट करने पे ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर वो मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ
तो कंडक्टर जो है बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैसा कि अब यहाँ पे क्या कर रखा है, एक पेचकस जिसको बोलते हैं, तो पेचकस का जो मेटल वाला एंड है उस मेटल वाले एंड को हमने वायर के साथ टेस्टर के फ्री एंड के साथ कनेक्ट करवा दिया। तो बल्ब ग्लो कर रहा है, येलो कलर दिखा रखा है बल्ब का, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स ये जो मटेरियल है जिसको हम चेक कर रहे हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मटीरियल सच एज रबड़, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि हमें पता चला इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चलेगा एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद कि कुछ मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया या आयरन हो गया वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कॉपर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन रबड़ प्लास्टिक और जो वुड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। ठीक है, तो मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, या हम उनको क्या कह सकते हैं कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल which were in solid state. But what about liquids? Do liquid also conduct electricity? Let us find out. तो अभी तक 6th क्लास में या 7th क्लास में हमने जो टेस्टर का यूज़ करके मटेरियल्स की कंडक्टिविटी को चेक किया था वो सॉलिड मटेरियल के बारे में चेक किया था कि कौन से ऐसे सॉलिड मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकती। लेकिन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी क्या ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल, कुछ लिक्विड जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हों और कुछ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हों। तो यस, लिक्विड के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनके अंदर से करंट पास हो जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे, और जिन लिक्विड मटेरियल्स के अंदर से करंट पास नहीं होगा उनको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब यहाँ पे हमें बॉक्स में कुछ बताया कि पहेली एंड बुजो वांट्स टू रिमाइंड you that one should not experiment with the electric supply from the mains or generator or an inverter. Use only electric cell for all the activities suggested here. तो पहेली और बुजो नाम के जो दो बच्चे हैं वो हमें ये रिमाइंड कराना चाहते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बोला गया है, जहाँ जहाँ पर भी करंट को यूज़ करने के लिए बोला गया है, तो करंट लेने के लिए हमने कभी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन फ्रॉम मेन का यूज़ नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो बिजली के प्लग लगे होते हैं, उन प्लग्स के अंदर से करंट नहीं लेना हमने, ना ही हमने किसी जनरेटर की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है और ना ही इन्वर्टर की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं। उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने वो ख़तरनाक होंगे, अगर हम उनसे छेड़खानी करेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है उससे। तो इसलिए हमने ये हाई अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करने वाले सर्किट्स का यूज़ नहीं करना। हमने अपने सर्किट बनाने के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो बोला गया है, उन सब के लिए इलेक्ट्रिकल सेल्स का यूज़ करना है। जो टॉर्च वाले सेल होते हैं उन्हीं का यूज़ करना है, उसी से ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं? इसको चेक करने के लिए फिर से हमें एक एक्टिविटी दे दी, और उससे पहले हमने देखो जो पीछे वाले डायग्राम में हमें दिखाया गया था कि ये जो पेचकस है उस पेचकस के मेटल वाले एंड के साथ टेस्टर के जो फ्री एंड कनेक्ट किए तो बल्ब ग्लो कर रहा था। मतलब हमें पता चला कि पेचकस के अंदर जो आगे वाला मेटल वाला पार्ट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो पेचकस का जो हैंडल होता है पीछे वाला वो प्लास्टिक का बना होता है या वुड का बना होता है। तो उसके ऊपर हमने टेस्टर के फ्री एंड को कनेक्ट किया तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो इट मीन्स वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम लिक्विड की बात करें कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं या नहीं करते, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। तो हम इसी टेस्टर का ही अगेन यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर, वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। लेकिन इसी टेस्टर का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पीछे वाला जो टेस्टर हमें बताया गया डायग्राम में, उसके अंदर हमें एक ही सेल कनेक्ट करके दिखाया गया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बैटरी यूज़ कर सकते हैं सेल की जगह पे, मतलब एक सेल लगाने की बजाय 2-3 सेल लगाओ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट हमें मिलेंगे। लेकिन टेस्टर को यूज़ करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि वो टेस्टर खुद ओके है या नहीं है, खुद सही है कि नहीं। कभी खुद ही ख़राब हो तो हमारा जो किसी भी चीज़ को जब हम चेक करेंगे तो वो सारों के अंदर ही वो पूरे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताएगा। तो अब टेस्टर को
खुद को चेक कैसे करेंगे कि वो वो सही है या नहीं है, यूज़ करने लायक है या नहीं। तो उसके लिए एक्टिविटी 14.1 में हमें बताया है कि join the free ends of the tester together for a moment. This complete the circuit of the tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. Can you think of the possible reasons? Is it possible that the connections are loose, or the bulb is fused, or your cells are used up? Check that all the connections are tight. If they are, then replace the bulb with another bulb. Now test if the tester is working or not. If it is still not working, then replace the cells with fresh cells. तो सबसे पहले आपको टेस्टर सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि जो टेस्टर के जो फ्री एंड थी उनको आपस में कनेक्ट कराओ फॉर ए मोमेंट, मतलब कुछ देर के लिए, बिल्कुल 2-3 सेकंड के लिए। तो जब टेस्टर की फ्री एंड्स को आपस में कनेक्ट कराओगे तो क्या होगा, टेस्टर का इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारा टेस्टर सही है, उसको हम बाकी की चीज़ों को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारा टेस्टर सही नहीं है, टेस्टर को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब बल्ब टेस्टर का ग्लो क्यों नहीं कर रहा उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि या तो बल्ब के साथ जो वायर्स कनेक्ट की गई हैं उनके कनेक्शन लूज़ हैं, वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कराए गए हैं। और सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि बल्ब फ्यूज़ हो हमारा। और थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारे सेल हैं वो यूज़ अप हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो अब क्या, अगर आपका टेस्टर फ्री एंड को कनेक्ट कराने पे काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि जो सारे कनेक्शन चेक कर लो कि सारे कनेक्शन टाइट हैं, कहीं से कोई लूज़ तो नहीं है, कोई वायर डिसकनेक्टेड तो नहीं है। अगर सारे कनेक्शन ठीक हैं तो उसके बाद अगर अभी भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो इसके बाद फिर क्या करो, आप बल्ब को चेंज करके देखिए, हो सकता है कि बल्ब आपका ख़राब हो तो बल्ब को बदल के देख लीजिए। अब बल्ब को बदलने के बाद भी सर्किट ऑन नहीं हो रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब भी बदल दिया हमने, कनेक्शन भी चेक कर लिए, सब कुछ ठीक है, तो तीसरा रीज़न क्या हो सकता था कि क्या अब तक सेल हमारे डिस्चार्ज हो चुके हों। तो तीसरा काम क्या करोगे कि सेल को बदल कर देख लो। तो तीनों में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर मिलेगी। अभी सब कुछ तुमने चेक कर लिया तो अब फ्री एंड को कनेक्ट कराओगे तो बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब हमारा टेस्टर ओके हो गया, यूज़ करने लायक हो गया। अब नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। कि अब हमारा टेस्टर जो है काम करने लग गया है तो अब हमें अलग अलग लिक्विड्स को चेक करने के लिए यूज़ करना है कि वो लिक्विड जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। अब क्वेश्चन मतलब सावधानी, हमें क्या सावधानी बताई गई है इस आगे की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। वाइल चेकिंग योर टेस्टर डोंट जॉइन द इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स, अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। कि इलेक्ट्रिक टेस्टर को यूज़ करते टाइम पे इलेक्ट्रिक टेस्टर के जो फ्री एंड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक मत कराओ, कुछ सेकंड के लिए कनेक्ट कराओ, 2-4 सेकंड के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक कनेक्ट करवा कर रखोगे इलेक्ट्रिक टेस्टर के फ्री एंड्स को आपस में लंबे टाइम तक कनेक्ट करा के रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे सेल जो हैं या बैटरी जो है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी और दोबारा से हमें बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 14.2 कि अलग अलग लिक्विड्स को हम चेक करेंगे कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो क्या करना है, कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबड़ कैप्स ऑफ डिस्चार्ज बॉटल्स एंड क्लीन दैम, पोर 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in one cap, bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice or vinegar as shown in figure 14.2. Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time don't touch each other. Does the bulb of the tester glow? Does lemon juice or the vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar a good conductor or a poor conductor? तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक प्लास्टिक की या रबड़ की कोई बोतल लेकर उसका जो कैप होता है उस कैप को निकाल लो, वो कैप तुम्हारा बन जाएगा कंटेनर। अब उस कैप के अंदर क्या करना है, बोतल के कैप के अंदर आपको या तो लेमन जूस नींबू का रस या फिर क्या बोला था दूसरा, विनेगर मतलब सिरका, जो अचार में डलता है सिरका, वो डाल लीजिए। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हो, लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हो
और विनेगर का भी यूज़ भी कर सकते हो। अब क्या करना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक टेस्टर हमने बनाया था कि उसमें 2 सेल लगा दिए, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा, 2 बार दिखाई ना, एक बड़े वाला डंडा दिखा रखा है, छोटे वाला। ये जो बड़े वाली बार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटे वाली बार बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल शो कर रही है। तो इस तरह से 2 सेल हमने कनेक्ट करा के बैटरी लगा दी। और सेकंड डायग्राम ये सर्कल के अंदर बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक लैंप मतलब बल्ब का सिंबल हो गया। तो बैटरी कनेक्ट करा दी, बल्ब कनेक्ट करा दिया, एक एक एंड फ्री पड़े थे। वो जो फ्री एंड पड़े थे हमारे इलेक्ट्रिक टेस्टर के, उसको हमने क्या किया कि जो कैप के अंदर हमने लेमन जूस या विनेगर जो भी डाला था उसके अंदर वो फ्री एंड को इमर्स कर दो, डुबो दो। तो अब जब डुबोने के बाद चेक करो, अब पहले बात तो ये करना है कि ये जो फ्री एंड है बैटरी इलेक्ट्रिक टेस्टर की, वो लेमन जूस में डुबो कर तो रखने हैं, लेकिन वो आपस में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप उनके अंदर रहना चाहिए। तो अब जब लेमन जूस के अंदर डुबो कर रखा, तो अब चेक करो कि क्या हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब लेमन जूस या विनेगर जो भी हमने डाला था वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो मतलब जो हमारा लिक्विड जो भी हमने यूज़ किया है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो अब लेमन जूस और विनेगर दोनों के केस में क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। इट मीन्स लेमन जूस और विनेगर दोनों ही क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर allows the electric current to pass, the circuit of the tester become complete, the current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. कि जब जो हमारा इलेक्ट्रिक जो भी लिक्विड हमने यूज़ कर रहे हैं, अगर वो लिक्विड अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा तो क्या होगा कि जो टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने दे रहा है, तो जो हमारे टेस्टर का इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन सा लिक्विड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अब आगे कुछ बताया, इन सम सिचुएशंस इवन थो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब में नॉट ग्लो, इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2, व्हाट कैन बी द रीज़न। कि कई बार क्या होता है कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो लिक्विड जो है कंडक्टिंग लिक्विड होता है, लेकिन फिर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होता टेस्टर के अंदर। तो जैसा कि एक्टिविटी 14.2 में हमने करके देखा, तो उसमें से भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लिक्विड हम ऐसे यूज़ करें जो कंडक्टिंग मटेरियल हों, बट फिर भी टेस्टर का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसको फाइंड करने के लिए नेक्स्ट रीड करते हैं हम टॉपिक। तो डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. And why is the current in the circuit weak? Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. So as a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect a weak current? तो क्या हुआ कि जो हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा कंडक्टिंग लिक्विड होने के बावजूद भी, तो उसका रीज़न क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो वर्क कैसे करता है, कैसे ग्लो करता है वो। तो आपने पढ़ रखा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है कि जब हम सर्किट में से करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हीटअप हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका। तो उसके हीटअप होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बल्ब के फिलामेंट के अंदर ग्लो आनी शुरू हो जाती है, वो जलना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से हमें लाइट प्रोड्यूस होती है, हमारे पास लाइट मिलती है हमें। तो अगर किसी सर्किट में बल्ब के फिलामेंट के अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो करंट जो है बहुत ज़्यादा वीक हो, तो बल्ब का फिलामेंट हीट नहीं हो पाता, और जब बल्ब का फिलामेंट हीट नहीं हो पाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो फिर सर्किट में करंट के वीक होने का क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं करते जितने बेटर वे में मेटल्स के अंदर से करंट पास हो जाता है।
तो इस वजह से उन सर्किट में से, उन मटेरियल में से करंट तो पास करता है बट बहुत कम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रिक टेस्टर यूज़ करेंगे हमारा, तो उसके अंदर जो बल्ब होगा उसका फिलामेंट ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर हम वीक ऐसे मटेरियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिनके अंदर से करंट फ्लो तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो उसके लिए तो हमारा जो टेस्टर जो हमने पहले यूज़ कर रहे हैं पिछली एक्टिविटीज़ में, तो वो तो टेस्टर काम नहीं करेगा क्योंकि उसका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो हम तो बोल देंगे कि वो मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन एक्चुअल में उसमें करंट पास हो रहा है, तो बोलना तो गुड कंडक्टर चाहिए उसको। तो फिर उसको चेक करने के लिए, उन मटेरियल्स को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ अलग टाइप का एक टेस्टर बनाएंगे। और वो टेस्टर कैसे बनेगा उस चीज़ को हमने अब आगे एक्सप्लेन करना है। तो वी कैन use another effect of electric current to make another kind of tester. Do you recall the electric current produces a magnetic effect? What happens to the compass needle kept nearby when current flows in a wire? Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. So can we make a tester using the magnetic effect of current? Let us find out in activity 14.3. तो कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट को, वीक इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करने के लिए एक और टाइप का टेस्टर बनाना पड़ेगा। और वो टेस्टर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करेंगे, जो कि हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि किसी सर्किट में या किसी वायर में से जब करंट पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म डिवेल्प होता है, मैग्नेट बन जाती है, तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने ये भी पढ़ा था कि कंपस नीडल होती है, जो घड़ी का डायल जो होता है, वॉच, हैंड वॉच जो होती है, उसका जो डायल होता है उतने एक साइज़ की होती है, और उसके अंदर एक नीडल लगी होती है कि जो कि एक बार मैग्नेट होती है। और जब उसको नॉर्मली एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा जाता है तो उसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। लेकिन जब उसकी कंपास नीडल के आसपास कोई एक वायर रखी हो और जब उसमें से वायर में से करंट पास करवाया जाता है, तो जो कंपास नीडल है उसकी जो सुई है, जो मैग्नेटिक नीडल जो है, वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब अपनी जगह से हिलती डुलती है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास वायर थी जिसके अंदर से हम करंट फ्लो करवा रहे थे, उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म भी डेवलप हुआ है। इसी की वजह से जो कंपास नीडल की जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, अपनी पोजीशन से हिल रही है। तो कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3। तो क्या हम इलेक्ट्रिक टेस्टर बना सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके? तो यस, ऑफकोर्स बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए कैसे बनाना होगा उसके लिए हमें एक्टिविटी नंबर 14.3 में बताया गया है। और ये एक्टिविटी नंबर 14.3 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो कंपास नीडल का यूज़ करके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हमने सर्किट कैसे बनाना है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आज आपको आज की क्लास का सारा पढ़ाया गया काम समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।